जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम इतिहास कर रहे हैं। इतिहास में हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की दोस्तों मैं एक क्लास पहले ही करा चुका हूँ। ये हमारी आज की दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में हम ये प्रश्न करेंगे दोस्तों। हर प्रश्न के साथ हम उसकी व्याख्या देखते जाएंगे, जिससे हमारे सारे डाउट क्लियर होते जाएँ। हमें पूरे 4 ऑप्शन साफ साफ दिखते जाएँ। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, चहलगामी यानी कि 40 दल कौन था? चहलगामी 40 दल कौन था? दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपने इसका आंसर देख लिया होगा। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है तुर्क सरदार। तुर्क सरदार थे जो चहलगामी 40 दल थे, उसमें तुर्क सरदार थे। चलिए तुर्क सरदार यानी कि चहलगामी के बारे में जान लेते हैं। तो चहलगामी तुर्क सरदार थे जिनसे इल्तुतमिश बहुत आदर से पेश आता था। अतः इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वे किसी को कठपुतली बनाकर गद्दी पर बिठाना चाहते थे, परंतु रजिया के गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने विद्रोह कर दिया, क्योंकि वह उनकी कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी। दोस्तों याद रखना, रजिया के सुल्तान बनने का विद्रोह किसने किया था? जो तुर्क सरदार थे, अमीर थे, उन्होंने इसका विद्रोह किया यानी कि विरोध किया। या फिर चहलगामियों ने इसका विरोध किया। इसे याद रखना क्योंकि ये आगे भी प्रश्न में हमारे बार बार आएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा रजिया का विश्वास प्रस्ताव। रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां का निवासी था। ये कहाँ का निवासी था? याकूत खां ये अबिसिनियाई का निवासी था। किसका निवासी था? अबिसिनियाई का निवासी था, याद रखना। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या है, रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां अबिसिनियाई का निवासी था, जिस पर मेहराब होने का आरोप तुर्क अमीरों ने रजिया पर लगाया था। रजिया पर आरोप लगाया मेहराब होने का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मुगल मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो सबसे पहले दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी? तो की थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जो लाहौर से ही शासन करता था। इसमें व्याख्या में दे रखा है, इल्तुतमिश पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। याद रखना, किसने की थी? इल्तुतमिश ने की। और ये 1210 में गद्दी पर बैठा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। और ये गुलाम वंश का दूसरा शासक था और इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। और इसने इक्ता प्रणाली लागू की थी इल्तुतमिश ने। याद रखना ये पॉइंट भी साथ के साथ। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलूग खां के नाम से जाना जाता है? तो उलूग खां के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो जाना जाता है बलबन। बलबन के बारे में याद रखना, इसे रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। और सजदा एवं पैबोस प्रथा इसने ही लागू की थी। ये भी इसके बारे में याद रखना। अगले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहले व्याख्या में दे रखा है, तुर्क सरदार उलूग खां ने 1265 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अधिकार कर लिया। वह बलबन के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। याद रखना 1265 में ये भी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था बलबन। अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बलबन के बारे में ही। अगला प्रश्न हमारा बलबन के बारे में। तो बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे 3 कथन दे रखे हैं, उन्हें पढ़ना है और उनमें से हमें सही कथन बताना है। दोस्तों आपने ये कथन पढ़ लिए होंगे। हम देख रहे हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। पहला कथन है, यह अपने आप को ईरानी अफरासियाबी का वंशज मानता था। किसका? ईरानी अफरासियाब का वंशज मानता था। तो ये कथन सही है, क्योंकि ये अपने आप को ईरानी अफरासियाब का वंशज मानता था। अगला कथन है, इसने सत्ता को शक्तिशाली बनाकर सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित की थी। तो ये भी कथन सही है, क्योंकि ये 1265 में सत्ता को अपने हाथ में शक्तिशाली बनाकर अपने हाथ में ले ली थी इसने। और इसने चहलगामी को खत्म कर दिया था। जो 40 दल था उसको इसने खत्म किया था। बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान अर्ज का पुनर्गठन किया था। तो ये भी कथन इसका सही है। दोस्तों इसमें तीनों कथन सही है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी आंसर राइट होगा। दोस्तों इसके बारे में हम और जान लेते हैं अपनी व्याख्या में देखकर। हर टॉपिक की व्याख्या साथ दे रखी है, जिससे पूरा पॉइंट हमारे समझ में आए। बलबन राजपद की शक्ति और प्रतिष्ठा की वृद्धि हेतु हमेशा प्रयत्नशील रहा। उसने गद्दी पर अपने दावे का मजबूत करने के लिए खुद को ईरानी शहंशाह
अफरासियाबाद का वंशज कहा। जो ईरानी शहंशाह थे उसका अफरासियाबी का वंशज कहा। अतः पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा पॉइंट है वह भारत में एक शक्तिशाली कठोर शासक बनकर उभरा और सत्ता की सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित की। उसने शक्तिशाली सेना भी गठित की थी। अतः कथन 2 भी हमारा क्या है, सही है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा बने मंगोलों का सामना करने के लिए बलबन ने एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सेना संगठित की। उसने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज का पुनर्गठन किया था। ये पॉइंट हमें याद रखना है। दीवान ए अर्ज का गठन बलबन ने किया था। किसने किया था, बलबन ने। याद रखने का, दीवान ए अर्ज बलबन ने। सहजोत यानी कि जो सजदा और पैबोस प्रथा इस बलबन ने। और रक्त एवं लौह की नीति या खून या फौलाद की नीति यह भी किसने, बलबन ने ही अपनाई थी। ये पॉइंट इसके साथ याद रखना, याद रहेंगे। और ये अफरासियाबी का वंशज था, मानता था अपने आप को, ये भी पॉइंट याद रखना। अगला प्रश्न हमारा, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया। बलबन की जो पुत्री थी उसका विवाह उसने किसके साथ कराया था, तो याद रखना ये नसरुद्दीन महमूद के साथ। हमें याद रखना है, नसरुद्दीन महमूद के साथ उसने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था बलबन ने। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बलबन सुल्तान नसरुद्दीन महमूद का नायाब था, जिसे उसने गद्दी हासिल करने में मदद की थी। अतः अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह महमूद के साथ करा दिया था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट आ गया हमारा, सजदा और पैबोस। मैंने आपको अभी बताया, सजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ की थी, तो आप सभी को ये अच्छे से पता होगा, ये बलबन ने लागू की थी। किसने, बलबन ने। और हमें इसे इस प्रकार ही याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अमीरों पर नियंत्रण के लिए बलबन ने सजदा और पैबोस रस्म की शुरुआत की, जिसमें सजदा राजा को दंडवत प्रणाम करना और पैबोस राजा के कदम चूमना था। अतः हमारा कथन भी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में कौन मंगोल योद्धा युवराज जलाउद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक पहुंचा था। यानी कि जो युवराज जलाउद्दीन थे, ख्वारिज्म युवराज जलाउद्दीन, उसका पीछा करते हुए मंगोल शासक कौन पहुंचा था, तो वो पहुंचा था चंगेज खां पहुंचा था। याद रखना कौन पहुंचा था, युवराज जलाउद्दीन का पीछा करते हुए चंगेज खां। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है, व्याख्या में दे रखा है, चंगेज खां ख्वारिज्म युवराज जलाउद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक पहुंचा था। हालांकि उसने इसे पार कर भारत पर आक्रमण नहीं किया। यह भी याद रखना। दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खून और फौलाद की नीति अपनाई थी। मैंने आपको बताया, रक्त एवं लौह या खून या फौलाद की नीति किसने अपनाई थी, तो बलबन ने अपनाई थी। अभी पिछले प्रश्न में इसे हम बता चुके हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दे रखा है, जब दिल्ली के आसपास के इलाकों तथा दोआब में शांति सुव्यवस्था की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई, गंगा यमुना दोआब अथवा अवध की सड़कें चोर डाकुओं से घिरी रहती थीं। आसपास के पूर्वी क्षेत्र में कुछ राजपूत जमींदारों ने किले बना लिए थे और शासन को चुनौती दे रहे थे। इन सब से निपटने के लिए बलबन ने खून और फौलाद की नीति अपनाई थी तथा बदायूं के राजपूत गणों को नष्ट कर दिया और सड़कों को साफ कराकर अफगान सिपाही वाहन नियुक्त कर दिए थे। यानी कि खून और फौलाद की नीति इसने इसलिए अपनाई थी। ये भी हमने व्याख्या में पूरा पढ़ लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कथन एवं कारक से। कथन एवं कारण से सही है। अलाउद्दीन ने एक गुप्तचर प्रणाली स्थापित की थी। यह कथन बिल्कुल सही है। उसने अलाउद्दीन ने क्या थी, एक गुप्तचर प्रणाली स्थापित की थी। क्यों की थी? उसने अमीरों पर, जो तुर्क अमीर थे, उस पर निगरानी रखने के लिए की थी। उसने अमीरों के उत्सवों एवं भोजों पर रोक लगा दी थी। यानी कि अमीर उत्सव करते थे आपस में मिलकर और एक साथ खाना जो भंडारा करते थे उस पर उसने रोक लगा दी थी। तो ये भी कथन क्या है, सही है। इसमें दोनों कथन सही है, पर दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं है, यानी कि एक दूसरे से आपस में संबंध नहीं है। तो इस प्रकार दोनों ऑप्शन सही हैं, पर दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता।
इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही होगा। याद रखना, अलाउद्दीन ने एक गुप्तचर प्रणाली की स्थापना की थी और उसने जो तुर्क अमीर थे उनके उत्सव पर रोक लगा दी थी। अगला, इसमें पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। व्याख्या में दे रखा है, अलाउद्दीन ने अमीरों के षड्यंत्र जानने के लिए एक गुप्तचर प्रणाली स्थापित की थी। जो अमीर षड्यंत्र करते थे उनके खिलाफ, उसको जानने के लिए उसने अमीरों को अपने खिलाफ साजिश करने से रोकने के लिए कई नियम बनाए। भोजों उत्सवों का आयोजन करना उनके लिए निषिद्ध कर दिया। अर्थात दोनों कथन सही है, परंतु कारण आर कथन एक ही व्याख्या नहीं करता। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न आपको सभी क्लियर होते जा रहे होंगे, साथ के साथ इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था? यानी कि निजामुद्दीन औलिया थे, उसने किस शासक की भेंट को स्वीकार किया था? तो वो किया था खुसरो की भेंट को स्वीकार किया था निजामुद्दीन औलिया ने। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। अभी आपको प्रश्न अधूरा सा लग रहा होगा, तो चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं, व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है, 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके नाबालिग बेटे को गद्दी पर बैठा दिया। काफूर की हत्या के बाद खुसरो नामक एक व्यक्ति जो हिंदू से मुसलमान बना था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने उसे भेंट स्वीकार करके सम्मान दिया। अतः कथन विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, तुगलक राजवंश की स्थापना किसने की थी? यानी दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश था, उसकी स्थापना किसने की थी? पहले इस तुगलक वंश के बारे में जान लेते हैं। ये 1320 से लगभग 1414 या 12, याद रखना 1414 या 12, यानी कि 2 सालों का इसमें अंतर हेर पे रहता है, इसे आप ऐसे ही याद कर लेना। 1414 या 1412 ईस्वी तक इसका क्या रहा है, शासन रहा है तुगलक वंश राजवंश का। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में इसका समय दे रखा है, इसका समय है 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक राजवंश की स्थापना की, जो 1412 ईस्वी तक चला। कहीं कहीं इसे 1414 भी लिखा हुआ है, तो 1414 या 1412 आप याद कर लेना। अगला प्रश्न, तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था? याद रखना, तैमूर ने जब दिल्ली पर शासन किया था तब तुगलक वंश का शासन था। किसका शासन था? तुगलक वंश का। इस प्रश्न की व्याख्या में क्या दे रखा है? व्याख्या में दे रखा है, तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन था। तुगलक वंश का शासन था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन ने उत्तर में मालवा, गुजरात से लेकर दक्षिण में मदुरई तक अधिकार स्थापित किया था। तो एकदम कथन सही है कि इसने बहुत सारे अभियान किए थे, जैसे मालवा गुजरात और दक्षिण में मदुरई तक अधिकार स्थापित कर लिया था। उसे जो प्रादेशिक विस्तार का नया दौर आरंभ किया, उससे मोहम्मद तुगलक ने चरम तक पहुंचाया। ये भी कथन सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये इसका जो प्रादेशिक विस्तार था वो भी चरम पर पहुंच गया था। तो इस प्रकार हमारे दोनों कथन सही हैं। इसे आप एक बार गौर से देख लीजिएगा क्या क्या कथन है, उसके बाद इसका आंसर तो दोनों सही हैं। तो आंसर तो ऑप्शन सी होगा, एक और दो दोनों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मालवा गुजरात पर अधिकार करते हुए राजस्थान के अधिकांश राजाओं को अपने अधीन करके दक्षिण में मदुरई तक अपना अधिकार स्थापित किया। अतः कथन हमारा एक तो सही है। दूसरा है, उसने जो प्रादेशिक विस्तार का नया दौर प्रारंभ किया, उससे चरम परिणत पर मोहम्मद बिन तुगलक ने पहुंचाया था। इसलिए कथन दो भी सही है। दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर प्रश्न की आपको व्याख्या मिलती जा रही है, जिससे आपको प्रश्न क्लियर होते जा रहे होंगे। आपको प्रश्न को साथ साथ याद करने की कोशिश करना है, जिससे साथ के साथ याद हो जाए। दोस्तों, जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगा उसे नोट भी करते जाना।
अगला है अलाउद्दीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक कौन था। अलाउद्दीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का शासक कौन थे, तो राजा रायकरण। राजा रायकरण राजा रायकरण वहां के शासक थे, आक्रमण किया था। इस प्रश्न की व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है, तो 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना ने राजस्थान के रास्ते गुजरात की ओर कूच किया। रास्ते में सेना ने जैसलमेर पर हमला किया और गुजरात की ओर बढ़ी। तब गुजरात का शासक राजा रायकरण था, वह बिना प्रतिरोध के वहां से भाग गया। राजा रायकरण याद रखना कौन था, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पे की थी तो वहां का राजा राजा रायकरण थे। कौन थे, राजा रायकरण, याद कर लेना। गुजरात पर आक्रमण किया तब राजा रायकरण वहां के शासक थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया। जो मलिक काफूर थे, मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया, तो वो गुजरात आक्रमण के तहत इन्हें बंदी बनाया गया था। गुजरात आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया, याद रखना। प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। जब दिल्ली सल्तनत की सेना गुजरात आक्रमण के दौरान गुजरात अनिहालवाड़ को लूटते हुए सोमनाथ मंदिर में लूटपाट कर रही थी, तभी उसने मलिक काफूर को बंदी बनाया और अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया, जिसने शीघ्र ही सुल्तान का विश्वास जीत लिया और सैनिक अभियानों का नेतृत्व किया था, क्योंकि इसने अभियान भी किए थे। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के कुछ अभियान भी किए थे। इस प्रकार विकल्प सी हमारा आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रणथंबोर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि असत्य कथन पूछा हुआ है। तो चलिए कथनों को देखते हुए चलते हैं और उनको सही से करते चलते हैं। तो पहला कथन है, इसका नेतृत्व तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया था। तो ये कथन सही है, यानी कि रणथंबोर अभियान का उसने स्वयं नेतृत्व किया था। ये हमें याद रखना, रणथंबोर जो आक्रमण था वो अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं ही किया था। इस अभियान में अमीर खुसरो भी साथ था, तो ये भी याद रखना। यानी कि जो रणथंबोर आक्रमण है उसमें अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। इस समय वहां का शासक राजा रामचंद्र था। रामचंद्र, ये याद रखना, राजा रामचंद्र तो कहाँ के शासक थे, देवगिरी के शासक थे। देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र थे। और यहाँ के शासक कौन थे, यहाँ के शासक हमीर देव थे। यानी कि रणथंबोर के शासक कौन थे, हमीर देव थे। तो इसलिए कथन ये वाला क्या होगा, गलत होगा। और हमीर देव ने मंगोल अमीरों को शरण दी थी। चौथा कथन है, हमीर देव ने मंगोल अमीरों को शरण दी थी। तो ये भी कथन क्या है, सही है बिल्कुल। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन गलत है। तो आंसर तो यही होगा, क्या होगा, आंसर तो यही होगा। यही हमें पेपर में लगाना है आंसर हमें पेपर में ये लगाना है। पर इन कथनों को याद करना है। जैसे रणथंबोर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया था, अमीर खुसरो उसके साथ था, और रणथंबोर के राजा कौन थे, हमीर देव थे। और ये भी याद रखना, देवगिरी के राजा कौन थे, रामचंद्र थे। देवगिरी के राजा रामचंद्र थे, याद कर लेंगे, याद हो जाएंगे आपको। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। व्याख्या में क्या दे रखा है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया उस समय यहाँ के शासक हमीर देव था, जो पृथ्वीराज चौहान का उत्तराधिकारी था। देवगिरी पर राजा रामचंद्र का शासन था, अतः विकल्प सी क्या है, असत्य है। आपको क्लियर हो गया हर पॉइंट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रजिया सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि रजिया सुल्तान थी इल्तुतमिश की पुत्री। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद शासन इन्होंने संभाला था 1236 से 1240 ईस्वी इनका टाइम पीरियड रहा है। किससे, 1236 से 40, ये भी इनका टाइम पीरियड याद रख लें। 1236 से 1240 के बीच रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड रहा है। चलिए पहला कथन देखते हैं। दोस्तों इनके आपने तीनों कथन पढ़ लिए होंगे और आपने इनका आंसर देख लिया होगा, मतलब आपको इसका आंसर आ गया होगा, नहीं आया होगा तो अभी हम देख लेते हैं। पहला कथन है, निजाम उल मुल्क जुनैदी ने उनकी गद्दी नशीनी का विरोध किया। बिल्कुल सही कथन है। और जो अमीर तुर्क थे या फिर जो चहलगामी दल था, अमीर तुर्क थे, और जो चहलगामी दल था उसने क्या किया था, उसने
रजिया के सुल्तान बनने पर विरोध किया था। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसने विरोध किया था। अगला है, उसने रणथंभौर का पहला आक्रमण किया था। रणथंभौर पर पहला आक्रमण किया था, ये भी सही है। रजिया सुल्तान ने रणथंभौर पर पहला आक्रमण किया था, ये भी कथन बिल्कुल सही है। उसे तवर हिंदी में बंदी बनाया गया, ये भी कथन सही है। जब वो सरहिंदी से लौट रही थी तब उन्हें तवर हिंद में बंदी बना लिया गया। रजिया सुल्तान के संदर्भ में ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। दोस्तों आपको ऐसे ही कथन को बिल्कुल देख लेना है। तीनों कथन सही हैं तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तीनों कथन सही है तो ऑप्शन डी राइट होगा। 1 और 2 तीनों, 1, 2 और 3। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न आपको अधूरा सा लग रहा होगा तो पूरा हो जाएगा अभी। व्याख्या में दे रखा है, जब रजिया पुरुषों की भांति पोशाक में दरबार में आती थी और युद्ध का नेतृत्व करती थी, यह कट्टरपंथी उलेमाओं को पसंद नहीं था। अतः निज़ाम उल मुल्क जुनैदी, नाम भी याद कर लेना, निज़ाम उल मुल्क जुनैदी ने उनकी गद्दी नशीनी का विरोध किया, उसके खिलाफ अमीरों का समर्थन किया। अतः कथन 1 बिल्कुल सही है। रजिया ने राजपूतों को काबू में करने के लिए सर्वप्रथम रणथंभौर पर आक्रमण किया और पूरे राज्य में शांति कायम रखी, शांति व्यवस्था कायम की। अगला कथन, रजिया जब लाहौर और सरहिंदी विजय के बाद लौट रही थी, उस समय उसी के खेमे में विद्रोह भड़क उठा और तवर हिंदी के निकट उसे बंदी बना लिया गया। यानी कि सरहिंदी विजय और लाहौर विजय से जब लौट रही थी तब की बात है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें? अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, मंगोल भारत में सत्ता कायम करने में असफल रहे। तो ये तो आपको भली बात ही पता होगा कि मंगोलों ने भारत में सत्ता स्थापित नहीं की थी, वो असफल रहे थे। दूसरा कारण कि दिल्ली के सुल्तान इनका सामना करने में सफल रहे। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। जब उसने सत्ता ही स्थापित नहीं कर पाए तो इस प्रकार दिल्ली के सुल्तान जो थे उनका सामना करने में बिल्कुल सफल हो गए। यानी कि दोनों कथन सही है। इस पर एक बात याद रखना, मंगोल भारत में सत्ता क्यों कायम नहीं कर पाए? क्योंकि दिल्ली के सुल्तान इनका सामना करने में सफल रहे। आपको समझ में आया कुछ? मंगोलों में भारत में सत्ता कायम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि दिल्ली के सुल्तान इनका सामना करने में सफल रहे। तो इस प्रकार कथन 1 की जो व्याख्या है वो आर कर रहा है। कथन 1 की व्याख्या आर कर रहा है। आपको आपस में एकदम इनको इंटरकनेक्ट हो रहा होगा कि मंगोल भारत में सत्ता कायम करने में असफल रहे क्योंकि दिल्ली के सुल्तान इनका सामना करने में सफल रहे। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा हो तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। क्यों होगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही, क्लियर हो गया दोस्तों। अगले प्रश्न देख लेते हैं। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है कि भारत पर मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय से प्रारंभ हुआ और 13वीं सदी के अंत तक चलता रहा, परंतु वे भारत में अपना स्थायित्व कायम करने में कायम नहीं रहे क्योंकि दिल्ली के सुल्तानों ने इनका डटकर सामना किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के निकट सीरी में नई राजधानी बनाई और किलेबंदी करके मंगोलों का सामना करने के लिए महीनों बैठा रहा। धीरे धीरे दिल्ली के शासकों ने लाहौर पर अधिकार करते हुए झेलम के निकट साल्ट पर्वत श्रेणियों तक अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अतः कथन ए और आर दोनों सही हैं, वह कारण आर कथन ए का सही व्याख्या करता है। पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कुछ कुछ। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के किस गुलाम ने देवगिरी पर आक्रमण का नेतृत्व किया था? जो देवगिरी का आक्रमण किया था तो आप सभी को पता है, तो दक्षिण में आक्रमण ज़्यादातर मलिक काफूर ने किए हैं। किसने किए हैं? मलिक काफूर ने। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना, देवगिरी पर आक्रमण मलिक काफूर ने किया था। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण किया। उस समय राजा रामचंद्र वहाँ का शासक था जिसने रायकरण के साथ संधि संबंध कायम की थी। राजा रायकरण, जिसने रायकरण के साथ संधि संबंध कायम की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की? राय रायन की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो ये की थी राजा रामचंद्र को। राजा रामचंद्र को राय रायन की उपाधि प्रदान की थी। क्यों की थी? क्योंकि ये युद्ध में इन्होंने समर्पण कर दिया था।
आत्मसमर्पण कर दिया इसलिए। राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दी थी? राजा रामचंद्र को। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। मलिक काफूर ने जब देवगिरी पर दूसरा आक्रमण किया तो राजा रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया। खिलजी ने उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया और उसे राय रायन की उपाधि दी तथा उसे अपने पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। याद रखना, राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दी है। किन्हें दी है? राजा रामचंद्र को दी है। पॉइंट आपको याद रहेगा। अगले प्रश्न के लेते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। इसका मानना है कि इसने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इस नियंत्रण पद्धति को अपनाया था और इसने हुलिया प्रथा, दागने की प्रथा शुरुआत की थी और इसने जो सेना थी इसकी, उसको नगद वेतन देने की भी शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में ये 3-4 पॉइंट याद रखना। बाजार नियंत्रण प्रणाली, हुलिया प्रथा, दागने की प्रथा और इसने सेनाओं को नगद वेतन देने की प्रथा शुरुआत इसी ने की थी। ये पॉइंट आपको याद रहेंगे। 3-4 मैंने पॉइंट बताए आपको, मौजवानी इन्हें याद कर लेना है। चलिए 3 कथन दे रखे हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। उसने दिल्ली में खाद्यान्न, वस्त्र, गुलामों और मवेशियों के लिए बाजार स्थापित किए थे। एकदम सही कथन है। उसने दिल्ली में एक बाजार खाद्यान्नों के लिए, वस्त्रों के लिए और गुलाम और मवेशियों के लिए बाजार स्थापित किए थे, तीनों के लिए। बाजार नियंत्रण अधिकारी सहना कहलाता था। बाजार अधिकारी सहना कहलाता था। अगला पॉइंट है, व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रहता था। जो दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ना, व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रहता था। ये प्रश्न पॉइंट बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में बात हो रही है तो व्यापारियों का लेखा जोखा तो होगा इसमें, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये वाला कथन तो बिल्कुल सही है। सेना कहते थे, जो बाजार नियंत्रण अधिकारी था, सेना। बिल्कुल याद करें ना, जो बाजार नियंत्रण अधिकारी था उसे क्या कहते थे? सेना तक कहते थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। इसमें आंसर कौन सा होगा? इसमें से आंसर होगा उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। कौन से कथन सही नहीं है? तो केवल 3 सही नहीं है। बिल्कुल याद हो जाएगा। व्यापारियों को लेखा जोखा रहता था, बाजार नियंत्रण अधिकारी सेना था, खाद्यान्न, वस्त्र, गुलामों के लिए दिल्ली में बाजार स्थापित किए थे इसने। अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया प्रथा, दागने की प्रथा और सेनाओं को नगद वेतन देने की इसी ने शुरुआत की थी। बाजार नियंत्रण नीति भी इसी ने लागू की थी। इन 4 पॉइंटों को अपने मन में बिठा लेना। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। इस प्रश्न की व्याख्या में क्या दे रखा है? व्याख्या में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाजार नियंत्रण नीति के तहत खाद्यान्नों, शक्कर, रसोई तेल से लेकर सुई तक आयात किए गए कीमती वस्त्रों, घोड़े, मवेशियों तथा गुलामों तक की कीमतों तय कर दी थी। इसके लिए उसने दिल्ली में 3 बाजार निर्मित किए थे। अभी आपको बताया था, कथन में दे रखे थे। एक था खाद्यान्नों के लिए, दूसरा कीमती वस्त्रों के लिए, तीसरा घोड़े और गुलाम और मवेशियों के लिए स्थापित किए थे। तो इस प्रकार पहला कथन बिल्कुल सही होगा। अगला कथन है, इसमें क्या लिखा है पॉइंट? इन बाजारों को एक उच्च अधिकारी अपने नियंत्रण में रखता था जिसे सहना कहा जाता था। मंडी ये सहना या सहना, याद रहेगा। मंडी ये सहना या सहना, इसे ही कहते हैं। दोस्तों इसका लास्ट वाला कथन है वो भी देख लेते हैं। दोस्तों इसका ये लास्ट कथन है वो देख लेते हैं कि सहना अधिकारी ही व्यापारियों का एक पंजिका रखता था जिसमें सबका लेखा जोखा रहता था तथा दुकानों और कीमतों पर कड़ी निगाह रखता था। एक पॉइंट याद रखना, जो सेना था वो अधिकारी था किसका? मंडी का, जो मतलब बाजार नियंत्रण पद्धति थी उसका अधिकारी था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया? ये कौन सा शासक था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने भू राजस्व के कृषि उपज का आधा हिस्सा तय कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्नों की नियमित तथा सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए घोषणा की कि दोआब क्षेत्र अर्थात यमुना के निकट मेरठ से लेकर इलाहाबाद के निकट कड़ा की सीमा तक के प्रदेशों की भू राजस्व अदायगी सीधे राज्य को की जाएगी।
इसके अलावा भू राजस्व के रूप में उपज का आधा हिस्सा नगद जमा करवाना होगा। इसने आधा हिस्सा नगद जमा करवाने के लिए कहा। अगला प्रश्न आ गया हमारा कथन और कारण से संबंधित है। चलिए इसे आसानी से प्रश्न को देखना शुरू करते हैं। पहला है, अलाउद्दीन ने दक्षिण अभियान धन लूट से संबंधित थे। बिल्कुल सही है। वो जितने भी उसने दक्षिण आक्रमण किए थे वो धन लूटने के लिए करता था। अगला कारण, वह दक्षिण पर प्रत्यक्ष शासन करना चाहता था। एकदम कथन क्या है, प्रत्यक्ष शासन से, तो बिल्कुल गलत होगा। वह प्रत्यक्ष शासन करना नहीं चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता? वह सिर्फ और सिर्फ धन लूटने से संबंधित और अपने शौर्य को बढ़ाने के लिए, अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए शासन करता था। तो इस प्रकार ये वाला कथन क्या होगा, गलत होगा। ए कथन सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी में दे रखा है, इसका राइट आंसर होगा। कथनों को आराम से देख लेना और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्न कुछ अधूरा सा लग रहा है तो व्याख्या में पूरा हो जाएगा। व्याख्या है, अलाउद्दीन का दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण धन के लालच, गौरव की ललक थी, न कि आंतरिक नीति में हस्तक्षेप करना। वह इन जीते हुए दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में करना चाहता था, लेकिन उन पर प्रत्यक्ष शासन नहीं करना चाहता था। इस प्रकार कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। ओके, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नगद वेतन देने का सल्तनत का पहला सुल्तान था। नगद वेतन देने वाला कौन था? तो मैंने अभी आपको बताया वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में फिर दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। इसने हुलिया प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली भी इसने लागू की थी, अब हम पीछे देख चुके हैं। और नगद वेतन इसने लागू किया था। इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का भू राजस्व को नगद वसूलने के पीछे यही उद्देश्य था कि वह अपने सिपाहियों को नगद वेतन दे सके। इस वेतन से सैनिक अपना गुजारा, घोड़े की देखरेख तथा साज सज्जा को दुरुस्त रखता था। नगद वेतन देने वाला वह इस सल्तनत का पहला सुल्तान था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा, जैन मुनि जिन प्रभा सूरी। जैन मुनि कौन है? जिन प्रभा सूरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित थे? तो किस सल्तनत शासक के समय थे? ये मोहम्मद तुगलक के समय थे। किसके समय थे? मोहम्मद तुगलक के समय थे। याद कर लेना, जिन प्रभा सूरी, और ये जैन मुनि है। जिन प्रभा सूरी जैन मुनि है और ये मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है? तो विश्लेषण है इसका, मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 51 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जिसने धर्म और दर्शन का गहरा अध्ययन किया। जैन कवि जिन प्रभा सूरी व कई हिंदू योगियों को उसने सम्मान दिया। अतः कथन विकल्प भी सही है। जैन प्रभा सूरी को और कई हिंदू योगियों को उसने सम्मान भी दिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों के क्रमानुसार लगाइए। यानी कि आपको पता होगा, आपने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना होगा, तो इसे पढ़ा लिखा मूर्ख या इसके कामों को देखकर जो असफल हुए थे तो इसे पढ़ा लिखा मूर्ख या इसे अलोकप्रिय राजा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पढ़ा लिखा मूर्ख की संज्ञा दी जाती थी और ये सबसे पढ़ा लिखा शासक था। तो इसके जो प्रयोग किए थे इसने, उसका क्रम लगाइए। तो चलिए क्रम देख लेते हैं। हमें ऐसे ही याद कर लेना है। पहला है इसने कर में वृद्धि, पहले की थी इसने कर में वृद्धि। उसके बाद उसने राजधानी परिवर्तन की थी, यानी कि दिल्ली से दौलताबाद ले गया। दिल्ली से कहाँ ले गया? देवगिरी या दौलताबाद। देवगिरी को ही दौलताबाद कहते हैं, दौलताबाद। फिर उसके बाद इसने पीतल या तांबे की सांकेतिक मुद्रा, फिर उसने खुरासान अभियान किया था। खुरासान का अभियान किया था इसने। खुरासान अभियान में पहले ही 1 साल का वेतन दे दिया था सेना को 1 साल का वेतन पहले ही दे दिया था। इस प्रकार ये बर्बादी की ओर गया था। तो याद कर लेना, पहले कर वृद्धि, फिर राजधानी परिवर्तन, फिर सांकेतिक मुद्रा और फिर उसके बाद खुरासान अभियान किया था। याद रहेगा, कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्दा, खुरासान अभियान, ये इसके 4 क्रम है। याद कर लेना ऐसे ही। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या देखा?
मोहम्मद बिन तुगलक ने कई प्रयोग किए, कृषि में गहरी रुचि दिखाई। इसने अपने प्रथम प्रयोग के तहत दोआब के उपजाऊ प्रदेश के भू राजस्व में वृद्धि कर दी, जो संभवतः उपज का आधा भाग था। दूसरे प्रयोग के तहत राजधानी दिल्ली को देवगिरी स्थानांतरित की। देवगिरी को तुगलक ने दौलताबाद कहा। तीसरे प्रयोग के तहत सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाना था, जो संभवतः तांबा और पीतल के थे, जिनका मूल्य चांदी के टंके के समान था। उसे यह प्रेरणा चीन और ईरान से मिली थी। और चौथा प्रयोग के बारे में देखते हैं। चौथा प्रयोग खुरासान अभियान था। इस अभियान के लिए तुगलक ने अपने सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया था। इस अभियान का नेतृत्व खुसरो मलिक ने किया था। यह भी याद रखना, जो खुरासान अभियान इसका नेतृत्व खुसरो मलिक ने किया था। यह भी पॉइंट याद कर लेना इसके साथ। खुरासान अभियान खुसरो मलिक ने किया था, याद रहेगा पॉइंट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन हमसे पूछा हुआ है। 4 कथन दे रखे हैं, गलत कथन कौन सा है देख लेते हैं एक एक करके कथन। चारों कथन दोस्तों आपने देख लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला कथन है, उसने योग्यता के बल पर उच्च पदों में अमीर और अदना दोनों वर्गों को शामिल किया था। अमीर वर्ग थे और जो नीचे वाले वर्ग थे, उन्होंने दोनों को शामिल किया था। वो उच्च पदों पर योग्यता के बल पर, यानी योग्यता को देखकर ही क्या करता था, गद्दी पर बिठाता था, यानी कि पद देता था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। उससे अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी जाती है। मैंने आपको भी बताया कि इसे अभागा आदर्शवाद की संज्ञा क्यों दी जाती है, क्योंकि इसने चार अभियान किए थे, यानी प्रयोग किए थे, और चारों इसके असफल रहे थे, इसलिए कहा जाता है इसे अभागा आदर्शवादी। राजधानी स्थानांतरण के संचार, धर्म, संस्कृति और सामाजिक विचारों में सकारात्मक परिवर्तन दिखे। ये भी सही है। इसके परिवर्तन इसमें धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सामाजिक के लिए और सकारात्मक के लिए परिवर्तन दिखे। अगला है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के परिवर्तनों को हानिकारक प्रभाव का उल्लेख किया है। दोस्तों यहाँ पर हमें एक पॉइंट ध्यान देने की है, इसने हानिकारक प्रभावों का उल्लेख नहीं किया है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने इनका उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा गलत होगा, याद कर लेना। मोरक्को यात्री जो इब्न बतूता था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था। ये पॉइंट, पहला तो पॉइंट यही हो गया, यानी कि मोरक्को का था इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था। और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? काजी नियुक्त किया था। ये 3 पॉइंट याद रहेंगे। लेकिन इसने तुगलक ने जो परिवर्तन किए थे उसके हानिकारक प्रभावों का उल्लेख किया है, इसलिए ये वाला कथन हमारा गलत होगा। और हमसे प्रश्न में क्या पूछा है? असत्य कथन पूछा हुआ है, तो असत्य कथन ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी राइट होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, याद रहेगा ऐसे ही। इसने हानिकारक प्रभावों का उल्लेख नहीं किया है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या में, मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन शासकों में सबसे अधिक शिक्षित व सभी धर्मों में सम्मान देने वाला शासक था, यानी कि सभी धर्मों को सम्मान देने वाला शासक था। यानी कि जो तीसरे विकल्प में दे रखा है, धर्म, संस्कृति और सामाजिक विचारों को सकारात्मक परिवर्तन दिखे, तो इस प्रकार ये भी कथन क्या है? सही होगा। देने वाला शासक था। उसने धर्म व दर्शन का गहरा अध्ययन किया था। वह योग्यता के आधार पर किसी को भी उच्च पदों पर नियुक्त करता था, चाहे वह अमीर या कुलीन हो या अदना, जिसे छोटा परिवार कहते थे, उससे हो। इस प्रकार कथन ये बिल्कुल सत्य होगा। दोस्तों मन में बातों को बिठाते हुए जाना है हमें। उसने अपने शासनकाल में 4 प्रयोग किए जो असफल रहे थे। हम पीछे प्रश्न में इनके क्रम को देख चुके हैं, एक बार इनके क्रम को मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, फिर इससे इसका रिवीजन हो जाएगा। पहले कर वृद्धि, फिर राजधानी परिवर्तन दौलताबाद ले गया, फिर सांकेतिक मुद्रा, यानी कि तांबा और पीतल सांकेतिक मुद्रा चलाई इसने। तांबा और पीतल सांकेतिक मुद्रा, जिसकी मूल्य कितना था? चांदी के टंके के बराबर था। फिर उसके बाद खुरासान अभियान किया था।
ये भी पॉइंट याद रखना। खुरासान अभियान का नेतृत्व खुसरो मलिक ने किया। किसने किया? खुसरो मलिक ने। अगला पॉइंट देखते हैं। उसने अपने शासनकाल में 4 प्रयोग किए जो असफल रहे। मैंने इनका क्रम दोबारा आपको बता दिया है। अतः इसे अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी गई है। कथन बी क्या है? सत्य है। जब उसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की तो उसने सड़क और सराय बनाए और संचार में सुधार किया। उसने दिल्ली से पीर औलिया भी भेजे ताकि धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विचारों में भी परिवर्तन लाया जा सके, जिसने लोगों में प्रभावशाली प्रक्रिया दिखी। अतः कथन सी क्या है? बिल्कुल सत्य है। अगला है मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 में आया था, दिल्ली आया था और उसने तुगलक के प्रयोगों का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं देखा। मैंने बताया कोई हानिकारक प्रभाव नहीं देखा। अतः कथन डी क्या? असत्य है। दोस्तों याद रहेगा, एक बात याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था। इसकी पुस्तक का नाम लिख लेना। इसकी पुस्तक का नाम है रोहेला। रोहेला इसकी पुस्तक का नाम है। ये भी पॉइंट याद रखना, इब्न बतूता की पुस्तक है रोहेला। और ये 1333 ईस्वी में दिल्ली आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? काजी नियुक्त किया था इसे ही। और ये भी पॉइंट याद कर लेना, इससे मालदीव का काजी नियुक्त भी किया गया है। मालदीव का काजी नियुक्त किया गया लगभग 2 वर्षों तक, नहीं सॉरी 8 महीने, ये नहीं पता, पर ये याद कर लेना, इसे मालदीव का काजी नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसमें हमने कितने प्रश्न कर लिए? 54 प्रश्नों को हल कर लिया है 1 से लेकर। दोस्तों अगली क्लास में हम 55 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे और हर प्रश्न की व्याख्या देखते जाएंगे, जिससे आपको हर प्रश्न अच्छे से समझ में आता रहे। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में 55 नंबर क्वेश्चन के साथ और इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।